हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मंत्रा। मैं मोहम्मद आसिम आज आपके लिए क्लास 11th रिटेल के यूनिट सेकंड का थर्ड सेशन लेकर आया हूं, जिसका नाम है प्रोसेसिंग क्रेडिट रिक्विजिशन। क्रेडिट अनुरोध की प्रक्रिया क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लर्निंग मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको इमेज नज़र आ रही है यहाँ पर किस तरह से अप्लाई किया जाता है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, कस्टमर घर बैठे भी क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद इसको वेरीफाई किया जाता है, फिर क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, फिर 10-15 दिन में आपको अप्रूवल मिल जाता है। बैंक से सारी जानकारी प्राप्त होने के बाद आपको सारी जितने भी आपको जो जानकारी दी है आपने, वो सब जानकारी अगर सही होती है तो बैंक से इसको अप्रूव कर दिया जाता है, आपकी फ़ाइल पास कर दी जाती है। इससे पहले मैंने इसी यूनिट के 2 सेशन अपने चैनल लर्निंग मंत्रा पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हों तो उनको भी आप देख सकते हैं। देखते हैं आज हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखें क्रेडिट की आवश्यकता। क्रेडिट रिक्विजिशन क्यों होती है, कस्टमर को क्रेडिट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। फिर हम देखेंगे क्रेडिट लिमिट क्या होती है, उधार की सीमा किसको कहा जाता है। फिर देखेंगे क्रेडिट लिमिट उधार की सीमा तय करना क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट हम देखेंगे विलंबित भुगतान या ओवरड्यू पेमेंट किसको कहा जाता है। फिर देखते हैं हम क्रेडिट रिक्विजिशन में आवश्यक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स नीडेड इन क्रेडिट रिक्विजिशन। जो एप्लीकेशन होती है क्रेडिट रिक्विजिशन की, उसमें कौन कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। फिर लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा क्रेडिट रिक्विजिशन एप्लीकेशन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशन। आपको यहाँ पर एक इमेज भी नज़र आ रही है क्रेडिट कार्ड के साथ, कि बहुत सारी बार कस्टमर ऐसे होते हैं कि लालच के चक्कर में क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और वस्तुएं भी ख़रीद लेते हैं, लेकिन अगर समय पर वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो उनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है, जो उनके ऊपर ब्याज की दर लगती है, वो बहुत ज़्यादा लगती है, जिसको चुकाना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक तरह से ये कस्टमर के लिए फ़ायदेमंद है। अगर सब कुछ चीज़ें सही पर टाइम पर सही होगी तो रिटेलर को के लिए भी ये चीज़ फ़ायदेमंद है और कस्टमर के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा टॉपिक है क्रेडिट लिमिट, उधार की सीमा किसको कहा जाता है। क्रेडिट लिमिट उधार की सीमा से तात्पर्य उधार देने की उस अधिकतम राशि से है जो किसी दुकानदार या कंपनी द्वारा उसके ग्राहकों को दी जाती है। जितना अधिकतम अमाउंट पर वस्तु या सामान दिया जाता है उस अमाउंट को ही क्रेडिट लिमिट कहा जाता है। इसको उधार की सीमा भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में दुकानदार द्वारा एक ग्राहक को एक निश्चित सीमा तक ही उधार में वस्तु बेचना क्रेडिट लिमिट या उधार की सीमा कहा जाता है। एक निश्चित सीमा तक ही वस्तु उधार में दी जा सकती है। ऋण राशि की वह अधिकतम सीमा जिसके अंतर्गत कोई ग्राहक बैंक से उधार की सुविधा का उपयोग कर सकता है, उसको क्रेडिट लिमिट कहते हैं। ऋण राशि, लोन ली गई राशि की वह अधिकतम सीमा जिसके अंतर्गत कोई ग्राहक बैंक से उधार की सुविधा का उपयोग कर रहा है। क्रेडिट लिमिट निश्चित करने के लिए दुकानदार या कंपनी ग्राहक से संबंधित निम्न बिंदुओं का अध्ययन करती है। मतलब ग्राहक से कुछ चीज़ें प्राप्त करते हैं, उसी के बाद जिसको हम क्रेडिट चेक भी बोलते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले सेशन में हमने क्रेडिट चेक पढ़ा था। तो क्या 3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला होता है मंथली इनकम, मासिक आय कितनी है कस्टमर की। दूसरा है उधार चुकाने का इतिहास, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है। तीसरा है अन्य बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड की सीमाओं की जाँच, के पहले जो बैंकों से इसने उधार लिया था कस्टमर ने, तो उसको कितनी लिमिट दी गई थी, कितनी बैंक ने अभी कितनी उसकी लिमिट लगाई हुई है। या पैन कार्ड से भी हम ये सारी चीज़ें जानकारी हासिल कर सकते हैं कस्टमर की परमिशन के बाद। आगे हम देखते हैं क्रेडिट लिमिट तय करना क्यों आवश्यक है। आपको ये चीज़ मालूम ही हो चुका है, हमने फर्स्ट सेशन में भी पढ़ा था कैरेक्टर फीचर्स एंड कंडीशन ऑफ क्रेडिट सेल्स क्रेडिट। सेकंड सेशन में हमने पढ़ा चेक क्रेडिट लिमिट क्या होता है, से कस्टमर जो सेल्स क्रेडिट होती है क्रेडिट सेल, उसको क्यों चेक किया जाता है, कस्टमर के बारे में हम क्यों क्या जानकारी कलेक्ट करते हैं। कई बार
दुकानदार अपनी बिक्री बढ़ाने के लालच में बिल्कुल नए ग्राहक को उधार दे देते हैं। बहुत सारी बार क्या होता है, दुकानदार अपनी सेल बढ़ाने के लिए बिल्कुल नए कस्टमर्स को भी उधार दे देते हैं। ऐसे ग्राहकों का नाम पता तक दुकानदारों को पता भी नहीं होता। ऐसे में दुकानदार को काफ़ी हानि होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर को सेल बढ़ाने के चक्कर में रिटेलर ने वस्तु तो उधार में दे दी, लेकिन कस्टमर से वापस पैसा आना संभव है या नहीं ये चीज़ उसको पता ही नहीं है। इसलिए क्रेडिट लिमिट या उधार सीमा तय करना बहुत आवश्यक है। यदि किसी ग्राहक को उसके उधार चुकाने की क्षमता से अधिक राशि का उधार दे दिया जाए तो ऐसा ग्राहक उधार को समय पर चुकाने में असमर्थ होगा। अगर किसी कस्टमर को उसकी कैपेसिटी के से अधिक पर उधार वस्तु या सामान दे दिया जाए तो कस्टमर उसको चुका ही नहीं पाएगा। इसलिए प्रत्येक ग्राहक को उसकी आय के अनुपात में ही उधार देना चाहिए। सबकी क्रेडिट लिमिट अलग अलग होती है। वर्तमान समय में पैन कार्ड नंबर के माध्यम से ग्राहक का संपूर्ण ऋण इतिहास, क्रेडिट हिस्ट्री का पता लगाया जा सकता है और एक दुकानदार को प्रत्येक ग्राहक की क्रेडिट लिमिट, उधार सीमा तय करने में आसानी होती है। ठीक है, आपको क्लियर हो चुका होगा क्रेडिट लिमिट क्यों तय की जाती है, क्यों सेट की जाती है क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट चेक भी क्यों किया जाता है, ये हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ लिया है। आगे देखते हैं हम ओवर ड्यू पेमेंट। ओवर ड्यू पेमेंट क्या होता है? ओवर ड्यू पेमेंट विलंबित भुगतान को कहते हैं, जिससे तात्पर्य होता है वो राशि जिसे एक ग्राहक समय सीमा बीत जाने के बाद भी नहीं चुका पाता। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक रवि है, रवि ने राकेश नाम के दुकानदार से, रवि कौन है? कस्टमर है, राकेश एक दुकानदार है, 5,000 रुपये का सामान उधार लिया रवि ने। तो दिनांक 1/3/2021 को लिया और जो रवि है, रवि ने उधार की राशि 15/3/2021 या 15 दिन में उसने चुकाने के लिए वादा कर लिया, परंतु 2 महीने बीत जाने के बाद भी रवि ने दुकानदार को भुगतान नहीं किया। तो ये जो पैसा है 5,000 रुपये, ये ओवरड्यू कहलाएगा या इसको विलंबित भुगतान कहलाएगा। ठीक है, रवि ने जो पैसा उधार लिया है वो विलंबित भुगतान कहलाएगा, इसको हम ओवरड्यू पेमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरड्यू पेमेंट में क्या क्या डील की जाती है, किस प्रकार से डील की जाती है। जिनका पेमेंट ओवरड्यू होता है उस तरह के ग्राहकों से हम किस तरह से बात करेंगे। सबसे पहला है इसमें लिखित में समझौता करके। अगर कस्टमर से हम पहले ही लिखित में समझौता कर लेंगे, कस्टमर को फॉर्म भरवा लेंगे, उनसे साइन करवा लेंगे, तो हमारा ओवरड्यू पेमेंट हो ही नहीं पाएगा। ओवरड्यू भी हो जाए तब भी उनसे एक दोबारा फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसमें उनसे दोबारा साइन करवाया जाएगा, जिसमें दोबारा निर्धारित तारीख तक उनको पेमेंट करना होता है। दूसरे, बिल की एक प्रति सबूत के रूप में रखकर, कस्टमर को जो बिल दिया गया है उसकी एक कॉपी सबूत के रूप में रखकर भी ओवरड्यू पेमेंट के वाले कस्टमर से डील की जाती है। ग्राहक को समय समय पर फ़ोन कॉल या ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। ग्राहक से प्रत्यक्ष रूप से मिलकर भी हम कस्टमर से ओवरड्यू वाले पेमेंट से डील कर सकते हैं। उपरोक्त सभी गतिविधियां करते समय रिटेलर या दुकानदार को विनम्र रहना आवश्यक है। कस्टमर से हमें कभी भी गुस्से में बात नहीं करना है, कभी भी उनसे धमकी से बात नहीं करना है, उससे हमेशा पोलाइटली ही बात करना है, ताकि हमारा जो पेमेंट है वो आ जाए। अगर कस्टमर से गुस्से में बात करेंगे तो दोबारा हमारा पेमेंट आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रेडिट रिक्विजिशन में आवश्यक दस्तावेज। डॉक्यूमेंट्स नीडेड इन क्रेडिट रिक्विजिशन। जो क्रेडिट एप्लीकेशन जब किसी भी फाइनेंस कराते समय या लोन लेते समय जब फॉर्म भरा जाता है तो उसके साथ हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। वस्तुएं या सेवाएं, इसमें क्या आएगा? जो ग्राहक क्रेडिट की सुविधा की मांग कर रहे हैं उन्हें रिटेल स्टोर से क्रेडिट पर खरीदे जाने वाले वांछित वस्तुएं सेवाओं के विवरण का उल्लेख करना चाहिए। क्रेडिट एप्लीकेशन में यह चीज़ लिखी होगी कि आपने कौन सी वस्तु उधार लेनी है, आपने वस्तु उधार ले रहे हैं वो क्या है, उसका पूरा विवरण लिखा जाएगा। कितनी मात्रा में है, उसके अमाउंट कितना है, उसका प्राइस कितना है, सारी जानकारी उसमें लिखनी होती है। नेक्स्ट है संभावित विक्रेताओं को ऑर्डर पूरा करना। पॉसिबल वेंडर्स टू फुलफिल ऑर्डर। इसमें उन संभावित विक्रेताओं का विवरण होना चाहिए जो ग्राहक या ख़रीदार को आवश्यक सामान की आपूर्ति कर सकते हैं। इसमें रेफरेंस ली जाती है कि आपने कौन कौन से रिटेलर से पहले वस्तुएं ख़रीदी थी, कौन कौन आपको अभी उधार में सामान दे रहे हैं। नेक्स्ट है कोई भी बजट कोटेशन या प्राप्त प्रस्ताव। एनी बजट कोटेशन और प्रपोजल रिसीव्ड। इसमें विक्रेता के नाम और प्राप्त किए गए दस्तावेजों के अन्य विवरणों की जानकारी होती है। इसमें आपने पहले किस किस रिटेलर से वस्तुएं ख़रीदी थी उनके नाम पते होते हैं।
नेक्स्ट है प्रदायगी निर्देश, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन। क्रेडिट आवश्यकता वस्तुओं की प्रदायगी निर्देशों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि आपको वस्तु डिलीवर की जाएगी तो कितनी तारीख को की जाएगी, कब की गई थी, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी जाती है। फिर है आरंभिक पूंजी विवरण पर दर्ज करना, कैप्चर इनिशियल कैपिटल डिटेल, इसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। क्रेडिट आवश्यकताएं प्रारंभिक पूंजी के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है कि आपने वस्तु जब फाइनेंस कराई थी, मान लो किसी कस्टमर ने गाड़ी फाइनेंस कराई, 50,000 रुपये की गाड़ी है, 50,000 रुपये की गाड़ी फाइनेंस कराने से पहले 10,000 रुपये डाउन पेमेंट किया गया, 40,000 रुपये की किस्तें बंधा ली गई। तो डाउन पेमेंट या इनिशियल अमाउंट भी बोलते हैं इसको आरंभिक पूंजी भी कहा जाता है। आपने कितना पेमेंट किया है उसकी जानकारी भी इसमें लिखी जाती है। फिर आते हैं संपर्क जानकारी, इसको हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जो खरीदार क्रेडिट पर सामान खरीदना चाहते हैं उन्हें इस आवश्यकता में अपनी संपर्क जानकारी का उल्लेख करना होता है। कस्टमर को जो क्रेडिट एप्लीकेशन रिक्विजिशन लगाना चाह रहे हैं उनको अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपने संपर्क जानकारी संपूर्ण लिखनी चाहिए। मेल आईडी, ऑल्टरनेटिव फ़ोन नंबर, घर का नंबर, पड़ोसियों का नंबर, सब आपको उसमें जो जो पूछा जाता है वो सारी चीज़ें एक कस्टमर से भरवाई जाती है, लिखवाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रेडिट रिक्विजिशन एप्लीकेशन की प्रक्रिया। जो प्रोसेस होती है क्रेडिट रिक्विजिशन की, वो अप्लाई एप्लीकेशन की, वो क्या क्या होती है। ग्राहक की ज़रूरतों को पहचानें और क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करें। कस्टमर की हमें नीड को पहचानना पड़ेगा कि कस्टमर ने जो रिक्वेस्ट की है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर की इनकम से बहुत ज़्यादा महंगी वस्तु कस्टमर इतना कमाता ही नहीं है कि वो चुका पाएगा। तो हमें उसकी आवश्यकताओं को पहचानना पड़ेगा और उसके बाद ही हमें क्रेडिट फैसिलिटी उपलब्ध करानी होगी। सेकंड है ग्राहक को क्रेडिट सुविधाओं की विशेषताओं और शर्तों को स्पष्ट रूप से समझाएं। कस्टमर को क्रेडिट की जो फैसिलिटी है, उसके फीचर्स, उसकी विशेषताएं और कंडीशंस, टर्म्स जो होती हैं, वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी कि अगर आपने निर्धारित समय तक वस्तु का पैसा अदा नहीं किया तो आपको ब्याज दर लगेगी, इतनी लगेगी, अगर नहीं कराओगे तो आपको इतना ब्याज आपका पेमेंट चढ़ता जाएगा। ये सारी चीज़ें कस्टमर को समझाना चाहिए। थर्ड है ग्राहक को आवेदन जमा करना चाहिए और रिटेलर द्वारा अपेक्षित मंजूरी दी जानी चाहिए। कस्टमर जब पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे तो रिटेलर को जमा कराएंगे और रिटेलर उनको अप्रूव करेंगे, मंजूरी प्रदान करेंगे। फोर्थ है एप्लीकेशन की प्रक्रिया में कठिनाइयों पर तुरंत कार्रवाई करें। अगर कस्टमर को एप्लीकेशन भरने में कोई दिक्कत आती है तो उन कठिनाइयों का भी तुरंत कार्रवाई करते हैं, जल्दी से उसका समाधान करते हैं। फिर लास्ट इसमें होता है अप्रूवल। अनुमोदन या अप्रूव होने के बाद ये आवश्यकताएं प्राधिकार की प्रक्रियाओं, अथोराइजेशन प्रोसीजर के लिए बिक्री प्रबंधक के पास जाती हैं। जब कस्टमर की पूरी एप्लीकेशन प्राप्त हो जाती है, पूरा एप्लीकेशन उनसे भरवा ली जाती है, तो जो सीनियर्स अथॉरिटी होते हैं, जो रिटेल मैनेजर होते हैं, रिटेलर जो टॉप अथॉरिटी होती है, उनके पास ये एप्लीकेशन जाती है। वो सब कुछ चेक करते हैं। अगर सब कुछ सही पाई जाती है, कस्टमर की जानकारी सब प्रदान की हुई सब कुछ बिल्कुल सही रहेगी, तो जो अथॉरिटी होती है, जो ऊपर के जो अधिकारी लोग होते हैं, वो 10 से 15 दिन में उस चीज़ को अप्रूव कर देते हैं, फाइल को पास कर देते हैं और उनको क्रेडिट की जो चीज़ है, क्रेडिट उधार की जो प्रक्रिया है, उधार उनको दे दिया जाता है। उधार में वस्तु दे दी जाती है, उधार क्रेडिट कार्ड प्रोसेस होता है तो उनको क्रेडिट कार्ड भी दे दिया जाता है, उसमें उनको सीसी लिमिट सब कुछ दे दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये कुछ सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है लर्निंग मंत्रा, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको अगर इसी तरह की और वीडियोस चाहिए आसान भाषा में तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।